हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर एएन एजुकेशन यूनिट। आज हम कुरुक्षेत्र प्रथम सर्ग, ठीक है, कुरुक्षेत्र का जो प्रथम सर्ग है उससे कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। देखिए, कुरुक्षेत्र जो है ना, इसका आपको व्याख्या मिल जाएगा सेकंड पार्ट और थर्ड, मतलब सेकंड सर्ग और जो दूसरा सर्ग और तीसरा सर्ग जो है, इसका आपको व्याख्या बहुत अच्छे से मिलेगा। पहला सर्ग जो दिया गया है उसका व्याख्या जो है आपको चैनल पर मिलेगा, जिसको ग्रुप में सेंड किया गया है, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी पहले एमसीक्यूज को कवर करने के बाद अगर एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो प्रथम सर्ग का भी व्याख्या फिर से बनाऊंगी, नहीं तो आप लोग उससे भी समझ के पढ़ सकते हैं। बाकी रहा एमसीक्यूज, अगर आप लोग एमसीक्यूज को भी कंप्लीट कर लेते हैं तो जिस हिसाब से क्वेश्चंस बनाया जा रहा है, आपका एक एक सर्ग जो है कंप्लीट होता जाएगा। जहाँ हमारा एमसीक्यूज कंप्लीट होगा वहाँ आपका सर्ग भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उससे एकदम डेप्थ में सारा क्वेश्चन को, डिटेल में क्वेश्चंस को ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो मन लगाकर पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए, कुरुक्षेत्र में कुल कितने सर्ग हैं। तो कुरुक्षेत्र कविता आपको पता है, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। और ये जो है ना, जो आपका महाभारत का शांति पर्व, इस पर आधारित है। अगर आप देखिएगा तो इसमें जो युद्ध से जुड़ी समस्या के बारे में दिया गया है और उसका समाधान से रिलेटेड है ये, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है आपका, कुरुक्षेत्र में कुल कितने सर्ग है, इसका ऑप्शंस देखिए, 3, 6, 7, 5 दिया है। इसका सही ऑप्शन सी है। कुरुक्षेत्र कविता में 7 सर्ग है, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कुरुक्षेत्र कविता। और कुरुक्षेत्र कविता जो है, इसको लिखने वाले जो रामधारी सिंह दिनकर हैं, उनके बारे में ये याद रखिए कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि बोला जाता है। और राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के बाद में अगर किसी का नाम लिया जाता है वो है दिनकर जी। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिए, क्योंकि हमारा टारगेट सिर्फ एक एग्ज़ाम को क्लियर करना नहीं, हमें आगे बहुत बढ़ना है और भी आगे अचीव करते हुए जाना है, ठीक है। तो एसएसबी टीजीटी के लिए कवि परिचय मैं नहीं बोलूँगी कि आप लोग उसमें भी टाइम दीजिए, क्योंकि नहीं आना चाहिए कवि परिचय से क्वेश्चन। सिर्फ इतना याद रखिए कि रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है कुरुक्षेत्र कविता। और कुरुक्षेत्र कविता अगर आप देखिएगा, इसमें 7 सर्ग है। कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग का मूल कथा क्या है। अब क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग का मूल क्या है, मतलब मूल विषय वस्तु क्या है कुरुक्षेत्र का प्रथम सर्ग का। तो हम लोग के सिलेबस में है 3 ही सर्ग, प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, तृतीय सर्ग, आप लोगों को सबको पता होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि इसका प्रथम सर्ग का मूल विषय क्या है। एक तो दिया गया दुर्योधन का वध, अर्जुन का पश्चाताप, युधिष्ठिर का पश्चाताप, धृतराष्ट्र का प्रलाप। धृतराष्ट्र, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है। तो अभी आप अगर चारों ऑप्शंस को देखे हैं तो एक बार भी अगर व्याख्या को आप लोग समझे होंगे तो आप लोगों को इसका आंसर आ जाएगा कि प्रथम सर्ग जो है, प्रथम सर्ग में आपको मिलेगा युधिष्ठिर का पश्चाताप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका सही ऑप्शन जो है वो आपका सी होगा। कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग में आपको युधिष्ठिर का पश्चाताप मिलेगा, इसी पर आधारित है उसका विषय जो है। कुरुक्षेत्र का प्रथम सर्ग का युधिष्ठिर का पश्चाताप पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 3, कुरुक्षेत्र काव्य रचना की पृष्ठभूमि क्या है, ठीक है। कुरुक्षेत्र काव्य रचना की पृष्ठभूमि क्या है, यहाँ पर कोई एक सर्ग को नहीं लिया गया है, बल्कि यहाँ पर बोला गया कि कुरुक्षेत्र काव्य रचना की पृष्ठभूमि क्या है। पृष्ठभूमि का मतलब होता है परिस्थिति, ठीक है। असहयोग आंदोलन, द्वितीय विश्व युद्ध, भारत चीन युद्ध, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, जब कुरुक्षेत्र काव्य लिखा गया था उस समय का वातावरण या परिस्थिति अगर आप देखिएगा, या पृष्ठभूमि अगर आप देखिएगा, वो था द्वितीय विश्व युद्ध का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। 3 का आपका बी ऑप्शन सही है, कुरुक्षेत्र काव्य रचना की पृष्ठभूमि जो है द्वितीय विश्व युद्ध है। क्वेश्चन नंबर 4, कुरुक्षेत्र काव्य रचना का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब कुरुक्षेत्र काव्य रचना का मुख्य उद्देश्य आपसे पूछा गया है, युद्ध की समस्या, युद्ध का समाधान, युद्ध की समस्या और समाधान प्रस्तुत करना, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन है आपका कि कुरुक्षेत्र काव्य रचना का मुख्य उद्देश्य, मतलब कुरुक्षेत्र जो लिखा गया है इसमें किस उद्देश्य को मुख्य मानकर कुरुक्षेत्र को लिखा गया है।
यहाँ पर आंसर अगर आप देखिएगा सी ऑप्शन सही होगा, युद्ध की समस्या और समाधान प्रस्तुत करना। ये जो कुरुक्षेत्र काव्य है इसका मूल उद्देश्य यही है कि युद्ध की समस्या और समाधान को प्रस्तुत करना। क्वेश्चन नंबर 5, वह कौन रोता है इतिहास के अध्याय पर, इस पंक्ति में वह शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। 5 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा इसमें दिया है वह कौन रोता है इतिहास के अध्याय पर, इस पंक्ति में वह शब्द, ठीक है, मतलब यहाँ पर जो दिया गया है वह कौन रोता है इतिहास के अध्याय पर, यहाँ पर वह किसके लिए इस्तेमाल किया गया है ये आपको पूछा गया। कुटिल नीतिज्ञ, धृतराष्ट्र, कृष्ण, युद्ध विरोधी मनुष्य, युधिष्ठिर, सत्य। तो देखिए इतिहास के अध्याय पर कौन रोता है ना, ये आपसे पूछा गया था कि इतिहास के अध्याय पर कौन रोता है। सीधा सीधा अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि इतिहास के अध्याय पर कौन रोता है। ऑप्शन से देखिए कुटिल नीतिज्ञ ये नहीं होगा क्योंकि ये तो चाहता था युद्ध हो। धृतराष्ट्र एक ऑप्शन है, कृष्ण है, और दूसरा है युद्ध विरोधी मनुष्य, युधिष्ठिर और सत्य। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इतिहास के अध्याय पर युद्ध विरोधी मनुष्य जो नहीं चाहता है युद्ध हो वो रोता है, युधिष्ठिर रो रहा है, सत्य भी रो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मोल, पंक्ति के अनुसार नौजवानों के लहू का मोल कहाँ लिखा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया था आपका कि जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मोल, पंक्ति के अनुसार नौजवानों के लहू का मोल कहाँ लिखा है। वेदों में, पुराणों में, इतिहास के पन्नों में। याद होगा आपको पंक्ति में दिया है आपका कि इतिहास के पन्नों में, यानी कि इतिहास का हर एक पेज में लिखा है नौजवानों के लहू का मोल, जो शहीद हुए हैं उनके लहू का मोल जो है इतिहास के पन्नों में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 7, जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष व लक्ष्य है, पंक्ति के माध्यम से कवि ने किसकी ओर संकेत किया है। ठीक है, लाइन याद रखिए, जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष व लक्ष्य है। यहाँ पर कवि जो है किसकी ओर संकेत करते हैं। यहाँ पर और देखिए, सबसे पहले तो इसको समझ लीजिए। यहाँ देखिए और दिया है, एक और ये होता है, ये दिशा की ओर संकेत कर रहा है, और एक और होता है, ठीक है, ये है और, ये दोनों में बहुत अंतर है, इसको समझिएगा। यहाँ और का मतलब है जैसे कि राम और श्याम, और ऊपर वाला जो और दिया गया है ये और का मतलब है दिशा की ओर संकेत किया गया है। ठीक है, किसी की ओर संकेत करने में ये और का इस्तेमाल होता है, ऊपर वाला और। ठीक है, जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष व लक्ष्य है, पंक्ति के माध्यम से कवि ने किसकी ओर संकेत किया। यहाँ कवि का संकेत जो है कुटिल नीतिज्ञ की ओर है, जिनका उद्देश्य सिर्फ अपना स्वार्थ को पूरा करना है, और अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, चाहे उसके लिए बहुत सारे लोगों को मरना पड़े, वो भी ये लोग उसके लिए भी तैयार हैं, बस इनको अपना स्वार्थ पूरा करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कुटिल नीतिज्ञ की ओर संकेत किया गया है। याद रखिएगा, जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष व लक्ष्य, ये किसके हृदय के बारे में बोला गया, कुटिल नीतिज्ञ के बारे में बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 8, कुटिल नीतिज्ञ का हृदय और शीर्ष क्रमशः कैसे बताया गया है। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन है, कुटिल नीतिज्ञ का हृदय और शीर्ष कैसा है। वलक्ष और मलिन, विशाल और श्वेत, मलिन और वलक्ष। हृदय जो है मलिन है, शीर्ष वलक्ष है, इसलिए क्रमशः दिया है, मतलब क्रम में बताइए किसको क्या, कुटिल नीतिज्ञ का हृदय के बारे में क्या बोला गया और शीर्ष के बारे में क्या बोला गया। तो कुटिल नीतिज्ञ का हृदय के बारे में बोला गया मलिन है, और शीर्ष के बारे में बोला गया वलक्ष। ठीक है, 8 का आपका सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9, कुटिल नीतिज्ञ युद्ध के बाद आश्वस्त होकर क्या सोचता है। मैं बच गया, देश बच गया, दुश्मन समाप्त हुए, रक्त बहा पर देश की प्रतिष्ठा बच गई। ये काम किसका है, कुटिल नीतिज्ञ का है। ठीक है, कुटिल नीतिज्ञ क्या करता है, युद्ध करवाता है, युद्ध कराने के बाद फिर लोगों के सामने खुद को कैसे आश्वस्त देकर कहता है, युद्ध के बाद वो क्या करता है, आश्वस्त होकर एकदम आराम से क्या बोलता है कि रक्त बहा पर देश की प्रतिष्ठा बच गई।
याद रखिएगा, ये लाइन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कुटिल नीतिज्ञ का कहना है युद्ध के बाद। क्वेश्चन नंबर 10, देश के सम्मान के नाम पर कुटिल नीतिज्ञ क्या करता है? खून बहाता है, युद्ध लड़ाता है, किशोरों को युद्ध लड़वाता है। तीनों ऑप्शन में से देखिए कौन सा सही है। अच्छा, यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में दिया है युद्ध लड़ता है। ये आप लोग बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िएगा, ऑप्शंस को पढ़िएगा, क्योंकि हम वहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया है देश के सम्मान के नाम पर कुटिल नीतिज्ञ क्या करता है? खून बहाता है। खून बहाता तो नहीं, खून बहाता है अपना खून तो वो कभी नहीं बहाता है। युद्ध लड़ता है, युद्ध वो नहीं लड़ता है बल्कि युद्ध लड़ाता है। किशोरों को युद्ध लड़वाता है, हाँ किशोरों को युद्ध लड़वाता है, मतलब जो नौजवान है उनको युद्ध करने के लिए मजबूर करता है, लड़वाता है वो, ठीक है, खुद लड़ता नहीं है। इसलिए बी ऑप्शन आपका नहीं होगा। ए ऑप्शन से ज़्यादा सही जो है सी ऑप्शन है, इसलिए सी को हम सही मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, दिनकर के अनुसार सम्मान पूर्वक किनके नाम गिने जाएंगे? वीरों के, कुटिल नीतिज्ञों के, वीर माता और वीर पत्नियों के। तो याद रखिएगा दिनकर के अनुसार वहाँ पर जो लाइन दिया गया है उसी से ये आंसर बना है कि आपका जो वीर माता और वीर पत्नियों के बारे में बोला गया कि इनका नाम जो है सम्मान पूर्वक गिना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, इस जाने देश का लज्जा विषय तत्व है कोई कि केवल आवरण। इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? सभी युद्ध लड़ना नहीं चाहते, स्वार्थी लोग युद्ध लड़ाते हैं। ए और बी दोनों। यहाँ पर अगर आप देखिएगा आपका डी ऑप्शन में दिया है सभी लोग युद्ध लड़ना चाहते हैं, ठीक है। इसमें सही ऑप्शन आपका होगा क्वेश्चन नंबर 12 का, आपका सी ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन क्या है ना, एक तो हो जाएगा कि सब युद्ध लड़ना नहीं चाहते, स्वार्थी लोग युद्ध लड़ाते हैं, ठीक है। इस जाने देश का लज्जा विषय तत्व है कोई कि केवल आवरण। ये पंक्ति भी याद रखिए, हो सकता है पंक्ति भी आ जाए कि ये किस कविता से लिया गया है। और इसका ये जो बोला गया इसके माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं कि सारे लोग, समाज के सारे लोग युद्ध लड़ना नहीं चाहते, लेकिन स्वार्थी लोग जो है युद्ध लड़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, उस हलाहल से कुटिल द्रोहाग्नि का जो जलती आ रही चिरकाल से, इसका क्या कारण है कि चिरकाल से जलती आ रही है? उस हलाहल सी कुटिल द्रोहाग्नि का जो जलती आ रही चिरकाल से, कब से जलती आ रही है? चिरकाल से। अब आपको बताना है इसका कारण क्या है, ठीक है। स्वार्थ लोलुपता कारण है, आपसी ईर्ष्या, अपने पराये का विरोध। क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसका सही ऑप्शन जो है ए होगा, स्वार्थ लोलुपता। लोगों के अंदर जो स्वार्थ है ना, ये एक बहुत बहुत मतलब बड़ा कारण है कि लोगों के मन में द्रोहाग्नि जल रहा है, ठीक है। हर कोई एक दूसरे के खिलाफ खड़ा हो जा रहा है या फिर अपने स्वार्थ के आगे सामने वाला को भूल जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, कुरुक्षेत्र में पार्थ किसे कहा गया है? अर्जुन, कृष्ण, भीष्म। याद रखिए ये सब बहुत इजी इजी क्वेश्चन, इसको एकदम अच्छे से लर्न करके रखिए। कुरुक्षेत्र में पार्थ बोला गया है अर्जुन को। 14 का ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 15, महाभारत युद्ध के बाद कौरवों का श्राद्ध करने हेतु कौन बचा था? तो महाभारत युद्ध के बाद कौरवों का श्राद्ध करने हेतु कौन बचा था? कृष्ण, धृतराष्ट्र, पांडव, भीष्म। याद रखिएगा कौन बचा था। इसका सही ऑप्शन जो है आपका बी होगा, धृतराष्ट्र। लेकिन अगर वृद्ध माता पिता अगर यहाँ लिखा होता, अंधे माता पिता ऐसा कुछ लिखा होता तो वो भी एक तरह से सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर उनके बारे में कुछ नहीं दिया है, तो धृतराष्ट्र सही है। लेकिन अगर कहीं पर मतलब पंक्ति में कुछ जगह में ये दिया है अंधे माता पिता, ठीक है, वो अगर ऑप्शन आ जाए तो उसमें दोनों शामिल होते हैं ना, इसलिए वो ज़्यादा सही हो जाएगा। यहाँ पर एक ही है, तो ये आपका बी ऑप्शन सही है कि महाभारत युद्ध के बाद कौरवों का श्राद्ध करने हेतु धृतराष्ट्र बचा। क्वेश्चन नंबर 15, आ गए हम पार तुम उस पार हो, ये कथन किसका है? कौरवों का, पांडवों का, कृष्ण का? देखिए
ये कथन जो है कौरवों का है। ये लोग आ गए हम पार तुम उस पार हो, ये किससे कहते हैं? युधिष्ठिर से कहते हैं कौरव। क्वेश्चन नंबर 17, कुरुक्षेत्र विजय के पश्चात कौन विकल हुआ? अर्जुन, कृष्ण, भीष्म, युधिष्ठिर। तो देखिए, कुरुक्षेत्र विजय के बाद में युधिष्ठिर जो है ये विकल हुआ। काफ़ी दयनीय स्थिति थी किसकी? युधिष्ठिर की। वो बहुत परेशान हो गया था, बहुत पश्चाताप कर रहा था, तो इसलिए कुरुक्षेत्र विजय के पश्चात युधिष्ठिर जो है विकल हुआ। क्वेश्चन नंबर 18, कुरुक्षेत्र में व्रत मुक्त केशी किसे कहा गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्रत मुक्त केशी बोला गया है द्रौपदी को। ठीक है, कुरुक्षेत्र में व्रत मुक्त केशी बोला गया द्रौपदी को, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, कुरुक्षेत्र का प्रतिपाद्य है रामचरितमानस कथा वर्णन, युद्ध और शांति का संदेश, महाभारत कथा वर्णन, युद्ध का संदेश। क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, थोड़ा घुमाकर याद रखिए। कुरुक्षेत्र का प्रतिपाद्य होगा युद्ध और शांति का संदेश। क्वेश्चन नंबर 20, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसके बीच हुआ था? राम और सीता के बीच, धर्म और अधर्म के बीच, पांडवों और कौरवों के बीच। याद रखिएगा, ये तो बिल्कुल फॉल्स ऑप्शन है। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसके बीच हुआ था, यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसका सबसे ज़्यादा सही आंसर हो जाएगा सी, पांडवों और कौरवों के बीच। लेकिन इसको याद रखिए कि अगर एग्ज़ाम में आता है ना धर्म अधर्म और पांडव कौरव एक साथ ऑप्शन में नहीं आएगा, क्योंकि वो भी सही हो सकता है धर्म और अधर्म के बीच। बाकी ज़्यादा सही होगा पांडवों और कौरवों के बीच, क्योंकि यहाँ पर क्लियर दिया है। क्वेश्चन नंबर 21, कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग का प्रतिपाद्य है आत्मग्लानि, युधिष्ठिर का पश्चाताप, अर्जुन का मोहभंग। 21 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका बी ऑप्शन आपका सही है। कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग का प्रतिपाद्य है युधिष्ठिर का पश्चाताप, बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 22, महाभारत युद्ध के प्रेरक कारण थे पांडवों की असहिष्णुता, द्रौपदी की उत्तेजना, कृष्ण का युद्ध के लिए दार्शनिक विवेचन, उपर्युक्त सभी। याद रखिए 22 का आपका डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो आपका दिया है कि महाभारत युद्ध के प्रेरक कारण कौन कौन से हैं, मतलब उसको प्रेरित करने वाले कारण, एक तो है पांडवों की असहिष्णुता, दूसरा है द्रौपदी की उत्तेजना, तीसरा है कृष्ण का युद्ध के लिए दार्शनिक विवेचन। ये तीन को कारण बताया गया है महाभारत युद्ध का। क्वेश्चन नंबर 23, महाभारत युद्ध में कितनी सेनाओं ने लड़ाई लड़ी? यहाँ पर देखिए, ये जो ऑप्शन से दिया है आपका, देखिए क्वेश्चन मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो है, पहला है 20 अक्षयिणी, दूसरा है 18 अक्षयिणी, तीसरा है 22 अक्षयिणी और चौथा जो है 12 अक्षयिणी। इसका सही ऑप्शन जो है बी है, 18 अक्षयिणी जो है। महाभारत युद्ध में 18 अक्षयिणी सेनाओं ने लड़ाई लड़ी। 23 का आपका सही ऑप्शन जो है बी है। क्वेश्चन नंबर 24, हर युद्ध के पहले मनुष्य सोचता है, कवि के अनुसार युद्ध से पहले मनुष्य क्या सोचता है? क्या युद्ध आवश्यक है? क्या युद्ध होना चाहिए? युद्ध के बिना कोई विकल्प नहीं है, उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो है डी होगा। हर युद्ध से पहले मनुष्य यही सोचता है कि क्या युद्ध आवश्यक है, क्या युद्ध होना चाहिए, युद्ध के बिना कोई विकल्प नहीं है, ऐसा सोच आता है, इसके बाद ही युद्ध के बारे में सब सोचने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, द्रौपदी के केस कितने वर्षों तक खुले थे? 13, 14, 12। याद रखिए 25 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन बी ए है कि द्रौपदी के केस जो है ये 13 साल तक खुले थे। याद रखिएगा 13, ठीक है, 13 साल तक खुले थे द्रौपदी के केस। क्वेश्चन नंबर 26, लेकिन मनुष्य के प्राण शायद पत्थरों से बने हैं, इस पंक्ति में कवि का क्या भावार्थ है? मनुष्य का भुलक्कड़ होना, मनुष्य का संवेदनहीन होना, मनुष्य का कठोर होना। क्वेश्चन नंबर जो 26 नंबर क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मनुष्य के प्राण शायद पत्थरों से बने हैं, ये कौन कहते हैं? क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, और ये किससे लिया गया है? आपका कुरुक्षेत्र से लिया गया है। मनुष्य के प्राण शायद पत्थरों से बने हैं, ये सर्गवान से भी लिया गया है, हो सकता है कोई सर्ग किस सर्ग से लिया गया है, ये भी आपसे सवाल किया जाए। याद रखिए
मनुज के प्राण शायद पत्थरों से बने हैं। ये सर्ग 1 कुरुक्षेत्र से लिया गया है। इसके कवि है दिनकर जी। और इस पंक्ति में कवि का भावार्थ है मनुष्य का संवेदनहीन होना। मनुष्य किस प्रकार संवेदनहीन हो जाता है उसके बारे में कवि यहाँ कहते हैं कि मनुज के प्राण शायद किससे बने हैं? मनुज के प्राण शायद किससे बने हैं? पत्थरों से बने हैं। ठीक है, ये कवि कहते हैं। क्यों कवि कहते हैं ऐसा? क्योंकि मनुष्य का संवेदनहीन होना ये एक मनुष्य के अंदर प्रवृत्ति है कि मनुष्य कभी कभी संवेदनहीन हो जाता है। तो यहाँ तक था आपका क्वेश्चंस। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं पर कोई भी डाउट है कमेंट करके पूछिए या फिर व्हाट्सअप कीजिए और मेहनत कीजिए, टाइम कम है। ये जो पता है होता क्या है कि मतलब सब तैयारी शुरू बहुत अच्छा करते हैं, बीच में ऐसा टाइम आता है जब हर तरफ ऐसा लगता है कि अभी एग्ज़ाम नहीं होगा, फिर कुछ टाइम के लिए लगेगा एग्ज़ाम होगा ही नहीं, आगे तो होगा ही नहीं एग्ज़ाम। ये भी अभी आप लोगों के दिमाग में ये ख्याल चल रहा होगा या फिर ये सोच रहे होंगे आप लोगों में से बहुत सारे कि एग्ज़ाम को अभी काफ़ी टाइम है। मैं समझा रही हूँ, देखिए आप लोग ना जी जान लगा दीजिए। अगर सच में किसी को कुछ करना है, अगर सच में किसी को ये जो खुशी है ना, अपॉइंटमेंट लेटर लेने का जो खुशी है, फर्स्ट डे जो ज्वाइनिंग का खुशी है, अगर सच में आप लोगों को चाहिए ये खुशी तो आप लोग जी जान लगा कर मेहनत कीजिए और आप लोग करेंगे। अगर आप लोग सच में चाहते हैं कुछ करना, नहीं तो फिर टाइम पास करने के लिए बहुत सारे पढ़ते हैं। आप लोग भी पढ़ के टाइम पास कर लीजिए। जब भी एग्ज़ाम कंडक्ट होगा उसके बाद फिर आप लोग देख लीजिएगा। एग्ज़ाम आज कंडक्ट हो जाए, आपका बेचैनी कल से शुरू है, एकदम कुछ तो रो भी दीजिएगा। ये पता है मुझे क्योंकि मैं भी वहाँ से यहाँ आई हूँ, इसलिए कह रही हूँ कि जी जान लगा के पढ़िए। टाइम ज़्यादा नहीं है, फॉर्म फिल के बाद में उतना टाइम आप लोगों को नहीं मिलेगा। एग्ज़ाम दुआ कीजिए जैसे एग्ज़ाम जल्दी कंडक्ट हो जाए और मेहनत कीजिए जैसे जब भी एग्ज़ाम कंडक्ट हो आप लोगों का सिलेबस कवर हो जाए, एकदम तैयारी के साथ जाए और इसी बार आप लोगों का सिलेक्शन भी हो जाए। ठीक है।